बिस्तर पर लेटते ही मेरे अंदर एक बेचैनी सरायत कर गई थी। एक खालीपन, एक तन्हाई का एहसास मुझे डस रहा था। और फिर जैसे-जैसे रात गुज़रने लगी, तो मेरी बेचैनी में मज़ीद इज़ाफ़ा होता चला गया। मेरा सारा वजूद पसीने से शराबूर हुआ और मैं उठकर कमरे से बाहर निकल आई। चलते-चलते मैं अपने भाई के कमरे के दरवाज़े पर पहुँच गई। अंदर से आती आवाज़ों ने मेरे दिल को बहुत ही ज़्यादा बेचैन कर दिया। ना चाहते हुए भी मैंने उनके कमरे के की होल से अंदर झाँकने की कोशिश की, लेकिन कुछ वाज़ेह मंज़र मुझे नज़र ना आया और भी मुझे अपनी ही हरकत पर शर्मिंदगी हुई। मैं वापस वहाँ से जल्दी-जल्दी छत पर पहुँची और ठंडी हवा में गहरे-गहरे साँस भरने लगी। ये वीरानी, ये तन्हाई किस तरह इंसान को मारती है, उसका अंदाज़ा वही इंसान कर सकता है जो तन्हा हो। और फिर मेरे जैसी 40 साला औरत, जिसकी ज़िंदगी में कोई मर्द नहीं था, उसके लिए तन्हाई क्या होती है, उसका अंदाज़ा शायद कोई नहीं कर सकता। कभी-कभी मेरा दिल चाहता कि मैं ज़बरदस्ती किसी इंसान को हाथ बढ़ाकर हासिल कर लूँ। और अब भी मेरी हालत कुछ ऐसे ही थी। छत पर बैठे-बैठे मुझे कुछ ही देर गुज़री थी कि मेरी नज़र सामने वाले फ्लैट पर पड़ी गई। इस फ्लैट की खिड़की पर कोई खड़ा हुआ था, वो कोई जवान लड़का था। मैं बेख्तियार ही उसकी जानिब देखने लगी। जब ही उसने अपने कमरे की लाइट रोशन कर दी, जिसकी वजह से मुझे उसका चेहरा कुछ-कुछ नज़र आने लगा और शायद उसके लिए भी मुझे देखना आसान हो गया था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और मैं सोच रही थी कि यूँ फ्लैट तो खाली था, ये यहाँ लोग कब शिफ्ट हुए? हम दोनों के दरमियान एक रोड जितना फ़ासला था, इसलिए ना ही मैं ज़्यादा गौर से उसको देख सकती थी, ना ही कोई बातचीत हो सकती थी। मैं बस कुछ देर तक खामोशी से उसे तकती रही, वो मुझे देखता रहा और फिर मैं वापस नीचे चली आई। लेकिन कमरे में आने से पहले मैंने देखा कि भाई के कमरे की पिछली तरफ की खिड़की खुली थी। न जाने दिल में क्या ख़्याल आया कि मैं इस खिड़की के पास चली गई और फिर मेरी नज़र उनके बिस्तर पर गई, तो मैं शर्मिंदा-सी हो गई। अपनी हरकत पर मुझे बहुत ही ज़्यादा घिन आई। भाई और भाभी एक-दूसरे से साथ ख़ुलवत के लम्हात में थे। मैं तेज़ी से वहाँ से हटकर अपने कमरे में आकर लेट गई। लेकिन दिल में अरमान जाग चुके थे और बस उन अरमानों ने मुझे फिर सारी रात सोने ना दिया था। मैं यूँ ही बेचैन से बिस्तर पर करवटें बदलती रही। सुबह 8 बजे ज़बरदस्ती बिस्तर से उठकर मैंने खुद को तैयार किया और दफ़्तर के लिए निकल पड़ी। क्योंकि मैं नौकरी पेशा औरत थी, इसलिए वक़्त पर दफ़्तर जाना होता था। अभी घर से निकलकर मैं सड़क पर ही आई थी कि मुझे वही चेहरा नज़र आया। मैं उसे देखते ही पहचान गई थी कि ये वही लड़का है जो रात को खिड़की पर खड़ा था। उसने भी शायद मुझे देख लिया था, इसलिए अपनी बाइक मेरे करीब लाकर रोक दी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो ऐसी हरकत करेगा। वो कोई 24-25 साल का जवान लड़का था। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा कि हम नए पड़ोसी हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही शिफ्ट हुए हैं। रात को मैंने देखा था आपको, उसने खुद ही रात वाली बात का ज़िक्र कर दिया। आप नौकरी करती हैं? वो फिर सवाल पर सवाल करने लगा। जी, मैं नौकरी पर जा रही हूँ। आएँ मैं छोड़ देता हूँ। मैंने इनकार में सर हिलाया और कहा, मैं रिक्शे से जाती हूँ। अभी रिक्शा कर लूँगी। उसने अपने दफ़्तर का पता बताया और कहने लगा, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। क्या आपका रास्ता भी वहीं है? मैंने हाँ में सर हिला दिया। तो कहने लगा, फिर बैठ जाएँ रिक्शे वाले को जो पैसे देती हैं, इससे मुझे आइसक्रीम खिला दीजिएगा। वो मुस्कुराता हुआ कहने लगा और मैंने भी ये सोचकर हामी भर ली कि वो तो मेरे छोटे भाई से भी छोटा था। मैं उसके पीछे मोटरसाइकिल पर बैठ गई और वह रात सारा रास्ता मुझसे बातें करता रहा और यहाँ तक कि मेरा दफ़्तर आ गया। फिर कहने लगा, अगर आप कहें तो मैं वापसी में भी ले लूँ। मैंने जल्दी से इनकार में सर हिलाया और कहा, नहीं, नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी, अच्छा नहीं लगता। वो कहने लगा, कह तो रहा हूँ कि आइसक्रीम खा लूँगा, मैं 6 बजे आपको यहाँ से पिक कर लूँगा। उसने जगह बताई और फिर आगे की तरफ बढ़ गया। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि बड़ा ही भला लड़का है, जो खुद ही मेरी मदद करने को तैयार है। सारा दिन दफ्तर में कहाँ मसरूफ़ गुज़रा पता नहीं चला। फिर वापसी में जब वो मुझे लेने आया तो घर पहुँचाने के बजाय आइसक्रीम पार्लर पर रुक गया। कहने लगा, पहले आइसक्रीम खिलाएँ। मैं मुस्कुरा उठी। वैसे भी घर जाकर मुझे कुछ ख़ास काम नहीं होता था। काम तो सारा भाभी करती थी, मैं सिर्फ़ नौकरी करके घर का खर्चा उठाती थी। क्योंकि मेरा भाई निकम्मा था और उसकी काम-चोरी की वजह से मैं आज तक नौकरी कर रही थी। उसने सिर पसंद की शादी की थी और उसके बाद बीवी के पल्लों से बंध गया था। सारा दिन घर में रहता और बीवी के आगे-पीछे घूमता फिरता। उसकी चाकरी करता, उसके नाज़-नखरे उठाता और मैं जो कमा कर लाती उससे घर का गुज़ारा होता। इसलिए जब उस लड़के फ़हद ने मुझे ये पेशकश की तो मैंने इनकार न किया और उसके साथ आइसक्रीम खाने को राज़ी हो गई। वो बहुत ही ज़्यादा शरारती और बातूनी था। सारा वक़्त मुझसे बातें करता रहा और फिर कहने लगा कि आप इतनी रात को अकेले छत पर क्यों बैठी थीं? उसका ये सवाल सुनकर मुझे अपनी तन्हाई का एहसास जागा और ना चाहते हुए भी मैंने कह दिया, क्योंकि मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस करती हूँ, इसलिए अक्सर रात को
ठंडी हवा के लिए छत पर आ जाती हूँ। उसने मेरी आँखों में आँखें डालकर मुझे देखा और कहने लगा, "आपके घर में और लोग नहीं हैं क्या?" मैंने उसे बताया कि बस एक भाई और भाभी हैं, बाकी बहनों की मैंने शादी कर चुकी हूँ। तो मुस्कुराकर कहने लगा, "फिर आप शादी क्यों नहीं करती?" उसकी बात सुनकर मैं हँस पड़ी, भला मुझ जैसी औरत से कौन शादी कर सकता है, जिसने सारी ज़िंदगी ज़िम्मेदारियों का बोझ उठाकर अपनी रंगत खराब जला डाली थी, अपनी जवानी ज़ाया कर दी थी और अब तो मैं 40 साल की भी हो चुकी थी। मैं खामोशी से बस आइसक्रीम खाने लगी तो उसने गौर से मुझे देखा और फिर कहने लगा कि आज से आप मेरी दोस्त हैं, कभी भी तन्हा हो तो मुझे याद कर लीजिएगा। उसने अपना फ़ोन नंबर मेरे फ़ोन मोबाइल में टाइप कर दिया और खुद ही फ़ाद के नाम से सेव भी कर दिया। इस तरह अकेले छत पर बैठने से अच्छा है कि हम दोनों साथ मिलकर कहीं कॉफ़ी पी लिया करेंगे। मैंने हैरत से उसे देखा और कहा, इतनी गर्मी में कॉफ़ी? वो ज़ोर से हँसा और बोला, अच्छा तो फिर आइसक्रीम ही खिला देंगी। उसकी इस बात पर मैं भी हँस दी। फिर उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठे मैं घर पहुँच गई। लेकिन जैसे ही घर में दाखिल हुई तो मेरे भाई ने एक हंगामा सा खड़ा कर दिया। सुबह किसी की मोटरसाइकिल पर बैठकर निकली थी। मैंने छत पर से देखा था। तुझे कौन लड़का है? वो मेरा छोटा भाई आंखें निकाले मुझसे सवाल कर रहा था। वो भाई जो मेरी ही कमाई पर पल रहा था। मैंने गुस्से में उसे देखा और कहा कि तू अपनी नींद खराब करके मुझे छोड़ने नहीं जा सकता। तो जो रास्ते में मिलता है उसी से लिफ्ट मांग लेती हूँ। मुझे इस कदर गुस्सा चढ़ा था कि मैंने बिल्कुल उल्टा जवाब दिया था। वो जो रोज़ सुबह सवेरे दिन चढ़े तक सोता था, आज न जाने कैसे सुबह उठकर छत पर पहुँच गया था। इसलिए मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। ये बता तो सुबह-सुबह छत पर क्या कर रहा था? मैंने गुस्से में अपना बैग फेंका और कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। जल्दी से उसकी बीवी दरमियान में आ गई। उसको मालूम था कि अगर मैंने गुस्से में खर्चा बंद किया, तो उनके पास तो खाने के लाले पड़ जाएँगे। इसलिए वो अपने शौहर को कहने लगी, "क्या हो गया है? क्यों बाजी को तंग कर रही हैं? अभी तो आई हैं वो थकी-हारी।" मैंने गुस्से में कहा कि बताओ तो सही तुम इतनी सुबह छत पर क्या कर रहे थे? अगर उठ ही गए थे तो मुझे ऑफ़िस छोड़ने क्यों नहीं चले? मेरी बात सुनकर वो गड़बड़ा गया, कहने लगा, "वो मैं समीना के कपड़े लेने के लिए गया था। छत पर सूख रहे थे। उसने कहा धूप में खराब हो जाएँगे, पहले उतार कर ले आओ। तो इसीलिए मैं ऊपर चला गया था। बीवी के कपड़े लेने छत पर जा सकते हो, बीवी के लिए कमाने घर से बाहर नहीं जा सकते और ऊपर से मुझसे सवाल-जवाब करते हो। अगर मैं ना कमाऊँ तो इस घर में खाने के लिए 2 वक़्त की रोटी भी ना हो।" भाई की बात सुनकर मुझे और भी गुस्सा आया था। इसीलिए मैंने दिल का गुबार निकाला था और अपने कमरे में जाकर बंद हो गई थी। पीछे से भाभी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी जो भाई से कह रही थी कि क्या ज़रूरत थी बाजी से लड़ाई करने की? किसी के साथ भी आए जाए तुम्हें क्या करना है? हमारे सारे खर्चे तो पूरी करती है ना वो। आइंदा से उनसे उलझने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना हो नौकरी छोड़कर बैठ जाए, वैसे भी बूढ़ी हो रही है, उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब रहने लगा है। भाभी ने जो कुछ मेरे भाई से कहा था वो मेरे कानों में पड़ गया था। मेरे दिल खून के आंसू रोने लगे थे। जिस भाई के लिए मैंने अपनी जवानी दांव पर लगाई थी, जिन बहन-भाइयों की ज़िंदगी बनाने के लिए मैंने अपनी हर खुशी को कुर्बान किया था, आज मैं उनके लिए कुछ भी नहीं थी। मैंने अपने आंसू पोंछ लिए थे और खामोशी से बैठ गई थी। बाहर से अब भी आवाज़ें आ रही थी, पता नहीं किस लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी। मैं इतना बेगैरत भाई तो नहीं हूँ कि अपनी आँखों से ये मंज़र देखकर भी सवाल-जवाब ना करूँ। मेरा भाई और अपनी बीवी पर गुस्सा कर रहा था और मैं उसकी गैरतमंदी पर हँस पड़ी थी। वो इतना गैरतमंद था कि आधा-आधा दिन अपने बिस्तर पर पड़ा सोया रहता। बाकी का वक़्त बीवी के पल्लू से लगकर घर में घूमता फिरता और रात होते ही उन दोनों मियाँ-बीवी का रोमांस शुरू हो जाता। उसे ना कमाने की फ़िक्र थी, ना ही घर के खर्चे का होश और जल्द ही वो 2 से 3 होने वाले थे। उनके आने वाले बच्चे का खर्चा भी मेरे ही सर था। अपनी पसंद से शादी करके उसने बीवी को भी मेरे ही एहसान तले दबाया था और अब मुझ पर ही इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहा था कि मेरे कानों से धुआँ निकलने लगा था। मैंने इतने अरसे तन्हाई में गुज़ारने के बावजूद कभी कुछ गलत नहीं किया था। गलत ख़यालात दिल में आते तो मैं अपने आप को ही बुरा-भला कहती और मेरा भाई था कि उसे मैं बदकिरदार नज़र आ रही थी। मेरे दिल में अंगारे सुलग उड़े थे। मैं बस आँखों में आँसू लिए बिस्तर पर ही पड़ी रही। कुछ ही देर बाद भाभी कमरे में आई तो कहने लगी, "माफ़ करना आप बाजी, आपको तो पता है ना कि उनका मिजाज कैसा है। चलें आएँ खाना खाते हैं।" वो मुँह पर मुस्कुराहट से सजाए मुझसे बहुत मीठा बोल रही थी। लेकिन उसके दिल में क्या था ये मैंने अपने कानों से कुछ देर पहले ही सुन लिया था। मैंने इनकार किया और कहा कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। मैं बस आराम करना चाहती हूँ। वो कुछ देर तक इसरार करती रही और फिर वापस बाहर चली गई और महबूब की प्यासी ऐसे ही करवट बदल कर लेट गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरे मोबाइल फ़ोन पर मैसेजेस आने लगे। मैं हैरान हुई कि मुझे मैसेज करने वाला कौन आ गया। मेरी शादीशुदा बहनों को तो इतनी फुर्सत भी ना थी कि वो कभी मेरी खैरियत ही दरियाफ्त कर लेती। इसी उलझन में मैंने अपना फ़ोन उठाकर देखा तो स्क्रीन पर जगमगाता नंबर देखकर हैरान रह गई।
और साथ ही मैसेज भी लिखा हुआ था, अगर आज आपने खाना नहीं खाया है तो क्यों ना साथ में बाहर खाना खाएँ। मैं एकदम ही शॉक्ड हुई कि उसने डायरेक्ट मुझे खाने की ऑफ़र कैसे कर दी थी। अभी शाम में ही तो मैंने और फ़हाद ने एक साथ आइसक्रीम खाई थी। मेरा मूड काफ़ी ख़राब था, इसीलिए मैंने सिर्फ़ नो लिखकर सेंड कर दिया और अगले ही लम्हे मेरा मोबाइल फ़ोन बजने लगा। उसे उसने मुझे कॉल मिला दी थी। मेरा हरगिज़ भी किसी से बात करने का मूड नहीं था, लेकिन ना चाहते हुए भी मैंने फ़ोन रिसीव करके कान से लगाया। आपका मूड ख़राब है ना, इसीलिए इनकार कर रही हैं ना? उसने फ़ौरन से ऐसी बात पूछी थी कि मैं और भी चौंक गई थी। उसे कैसे पता चला था कि मेरा मूड ठीक नहीं था? मैंने आहिस्तगी से कहा, ऐसी बात नहीं है, बस ज़रा तबीयत ऊपर-नीचे है। वो कहने लगा, बाहर आ जाएँ, मैं मोटरसाइकिल पर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आपकी पसंद का खाना खाएँगे तो आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा और तबीयत भी सेट हो जाएगी। वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इसरार करते हुए कह रहा था। मैंने मना किया कि अच्छा नहीं लगता, ऊपर से बाकी लोग क्या सोचेंगे? मोहल्ले वालों ने देख लिया तो एक नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। मेरी बात सुनकर वो हैरान हुआ, कहने लगा, आप अपना कमाती हैं, नौकरी करती हैं, पढ़ी-लिखी हैं। आप कब से दुनिया वालों के बारे में सोचने लगी और क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन क्या कहता है? मैं आपका दोस्त हूँ और आपकी मदद करना चाहता हूँ। जानता हूँ कि आप बहुत अकेली हैं, आ जाएँ ना बाहर। वो बहुत इसरार करके कहने लगा तो मैंने खामोशी से अपनी चादर निकाली, पर्स उठाया और दबे पाँव घर से बाहर निकल गई। अपने कमरे का दरवाज़ा मैंने वापस इस तरह लॉक किया था कि अपने कमरे में बंद भाभी को खबर तक ना हुई थी कि मैं घर से बाहर निकली हूँ। दुनिया से झुकती छुपती-छुपाती मैं उसकी मोटरसाइकिल पर जाकर बैठ गई और उसने हवाओं में मोटरसाइकिल उड़ानी शुरू कर दी। अरे आहिस्ता चलाओ, मैं ज़ोर से चिल्लाई क्योंकि मुझे डर लगने लगा था। मैंने उसकी कमर के गिर्द अपना बाजू हाइल किया था और उसे सख्ती से पकड़ लिया था, लेकिन उसने स्पीड कम ना की। कहने लगा, इन हवाओं में अपनी सारी टेंशनों को उड़ा दें। आज मैं आपको बहुत मज़ेदार खाना खिलाने वाला हूँ। आपको ये डिनर याद रहेगा। और फिर वो मुझे काफ़ी दूर एक होटल ले गया, शायद उसका पसंदीदा होटल था। वहाँ पहुँचकर कहने लगा कि आपकी पसंद का खाना खाएँगे या मेरी पसंद का? मैंने मुस्कुराकर कह दिया कि तुम्हारी पसंद का, और फिर उसने खुद ही बेहतरीन खाना ऑर्डर कर दिया। मैंने काफ़ी अरसे बाद इतनी रोहबत के साथ खाना खाया था, क्योंकि मेरे साथ कोई ऐसा शख्स मौजूद था जो मुझ पर तवज्जो दे रहा था। कभी वो मेरी प्लेट में चावल डालता तो कभी ग्रेवी, कभी रोटी में मेरी तरफ बढ़ाता तो कभी मेरी पसंद की कोल्ड ड्रिंक के बारे में पूछता, और ऐसे पहली बार हो रहा था। मेरे बहन-भाइयों ने मुझ पर कभी इतनी तवज्जो नहीं दी थी। उन्हें तो बस इस बात से सरोकार था कि मेरे पास कितना पैसा है और मैं उनकी कितनी ख्वाहिशात पूरी कर सकती हूँ। मैंने पेट भरकर खाना खाया तो आँखों में आँसू आने लगे। अपनी माँ के इंतकाल के बाद से शायद ये पहली दफ़ा था जब मैंने इस तरह से खाना खाया था। मेरी आँखों में आँसू देखकर उसने इनकार में सर हिलाया और कहने लगा कि भई, अब ये सब नहीं चलेगा, चलें हम समंदर किनारे चलते हैं। मैंने घड़ी पर नज़र डाली तो तकरीबन रात के 10 बजने वाले थे। नहीं, बहुत रात हो गई है, फ़हद घर में किसी को पता चल गया तो? मैंने इनकार किया तो वो कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि आपका एक भाई है जो सारा वक़्त अपनी बीवी के साथ ही रहता है। आपको क्या लगता है वो रात के इस पहर आपके कमरे में आकर आपकी खैर-ओ-खैरियत दरियाफ़्त करने वाला है? उसके बाद फिर मेरे चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट आ गई तो वो कहने लगा, चलें ना, इतनी फ़िक्र ना करें अपने भाई की, वो कौन-सा आपका ख़्याल करता है? और फिर वो मेरा हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती मुझे मोटरसाइकिल तक ले गया और वहाँ से हम साहिल समंदर पहुँच गए। ठंडे-ठंडे पानी पर नरम रेत पर चलते हुए उसके हमरा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वो अपने बारे में बताने लगा। उसकी माँ का बहुत पहले इंतकाल हो गया था। वो अपने बाबा के साथ सामने वाले फ्लैट में रहता था और वो दोनों बाप-बेटे एक सादा-सी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। उसकी ज़िंदगी में भी मेरी तरह कोई नहीं था। वो बहुत शौक और चल-चल सा था, लेकिन जब अपनी माँ का ज़िक्र करता तो उसकी आँखों में वैसे ही उदासी नज़र आती, जैसे मेरी आँखों में थी। मैंने वापसी के रास्ते पर उसका शुक्रिया अदा किया था कि उसकी वजह से मैंने ना सिर्फ़ अच्छी तरह खाना खाया था, बल्कि मेरी उदासी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी। उसने मुझे घर के दरवाजे पर उतार दिया था और साथ ही कहा था कि डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बाबा को पता है कि मैं आपके साथ हूँ, तो आप भी अपने भाई को बता सकती हैं। उसके साफ दिलो अंदाज़ पर मैं मुस्कुराई हुई थी। वापिस अपने कमरे में चली आई थी। भाई-भाभी को खबर ना हो सकी थी, लेकिन इस मुलाकात का नतीजा ये निकला था कि मेरी अगली सुबह बहुत ही खुशगवार थी। और फिर इसी तरह हमारी मुलाकातों का सिलसिला चलता गया। फिर एक शाम उसने मुझे अपने फ्लैट पर दावत देकर बुलाया और मैं बिना अपने भाई-भाभी को बताए उसके फ्लैट पर पहुँच गई। उसके बाबा फ्लैट पर नहीं थे, लेकिन सारा फ्लैट फूलों और पत्तियों से सजा हुआ था। उसने मेरे हाथों में बूके पकड़ाते हुए घुटनों के बल बैठकर मुझसे शादी के लिए प्रपोज़ किया था और मैं एकदम ही बुरी तरह चौंक गई थी। पीछे को हटी थी, पागल हो गई हो फ़हद, मैं तुमसे दुगनी उम्र की हूँ।
तुम 25 साल के हो और मैं 40 साल की। हम दोस्त तो हो सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने सख्ती से इनकार में सर हिलाया और इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। ऐसा ना कहें, मैं सच में आपसे मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। आपकी और मेरी तन्हाई एक जैसी है। हम दोनों ने दुनिया की तल्ख हकीकतें देखी हैं। मेरी माँ के मरने के बाद मैं और मेरे बाबा हम दोनों अकेले रह गए हैं। हमारी ज़िंदगी में कोई औरत नहीं थी, हमने बहुत मुश्किल वक़्त गुज़ारा है। हालात भी अच्छे नहीं थे, इसलिए रिश्तेदारों ने भी हमें कभी मुँह ना लगाया। आज मैं अच्छी नौकरी करता हूँ, सेटल हूँ, तो रिश्तेदार मेरे आगे-पीछे फिरने की कोशिश करते हैं। मैं उन्हीं से तंग आकर अपना शहर छोड़कर यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ। मुझे अब किसी ऐसे इंसान का साथ नहीं चाहिए, जिसे मुझसे सच में मोहब्बत ना हो, और आपका हाल भी ऐसा ही है। आप जिस भाई के पीछे अपनी जान लुटाना चाहती हैं, वो भाई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। उसे तो चाहिए था कि वो नौकरी करता, घर सँभालता और आपकी शादी करता, लेकिन वो आपकी कमाई को पूरी तरह उड़ा रहा है और सारी ज़िंदगी वो यही करेगा। मैं नहीं चाहता कि आपकी ज़िंदगी खराब हो। आप बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी। मेरा दिल आपके दिल से जुड़ चुका है, इसलिए मुझे कबूल कर लें। वो बहुत प्यारे से अंदाज़ में ये सब कुछ कह रहा था और मैं उसके मासूम चेहरे को देख रही थी। दुनिया क्या कहेगी फ़हद, मैं 40 साल की हूँ, मुझे दुनिया का ख़्याल सताया था। दुनिया की फ़िक्र ना करें, ये दुनिया सिर्फ़ कहती है, करती कुछ नहीं है। कहने देना जो कहता है। मैंने आँखें बंद करके अपने दिल की सुनी चाही थी और मेरे दिल ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं फ़हद का हाथ थाम लूँ। उम्र का फ़र्क मायने नहीं रखता, अगर दिलों में मोहब्बत हो। और मैंने वो फूलों का बुके पकड़ लिया था। फ़हद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। कहने लगा, आज बाबा घर का कुछ सामान लेने के लिए गए थे, तो मैंने उन्हें बता दिया कि मैं आपको बुलवाऊँगा। बाबा ने कहा कि जब आप शादी कर लें, हाँ कर दें, तो मैं उन्हें फ़ोन करके बुलवा लूँ। और फिर फ़हद ने मेरे सामने ही अपने बाबा को बुलवा लिया था। वो 65 साल की उम्र रसीला से आदमी थे, जो कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रहे थे। फ़हद उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। मैंने उसे यकीन दिलाया था कि मैं इसके वालिद की खिदमत करूँगी और हम दोनों मिलकर उनका इलाज करवाएँगे। फ़हद के वालिद एक शरीफ आदमी थे, जो अपनी बीमारी से बहुत ज़्यादा निढाल और परेशान थे। इसीलिए उन्होंने मुझे बहुत मोहब्बत से अपनी बहू के तौर पर कबूल करने के लिए रज़ामंदी दी थी, ताकि उनके जाने के बाद उनका बेटा तन्हा ना रह जाए। और अपने भाई को बताए बिना ही मैंने शादी कर ली थी, क्योंकि अगर मैं भाई को बताती तो वो कभी मुझे इजाज़त ना देता। शादी के बाद मैंने अपने घर से अपना सामान उठाया और उस घर को छोड़ते हुए अपने भाई को अपनी शादी की खबर दी। उसने मुझे बहुत बुरा-भला कहा, बहुत कोसा, कहने लगा कि मेरा क्या होगा? मैंने एक आखिरी नज़र उस पर डाली और कहा कि अब तुम अपनी बीवी और अपने बच्चे की ज़िम्मेदारी खुद उठाओगे। और वो घर छोड़कर फ़हद के फ्लैट में शिफ्ट हो गई। शादी के बाद हम दोनों पहली बार एक छत के नीचे एक कमरे में एक साथ थे। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा और परेशान सी थी कि न जाने फ़हद मेरे करीब आएगा तो मैं क्या करूँगी? जज़्बात मेरे दिल में ठाठे मार रहे थे, लेकिन मुझे यही खौफ़ था कि मेरी और उसकी उम्र में बहुत फ़र्क है। कहीं ऐसा ना हो कि उसे ये फ़र्क महसूस हो। मगर फ़हद जब मेरे पास आया तो उसने इतनी मोहब्बत से मुझे अपने सीने से लगाया कि मेरी हर तशनगी मिट गई। उसने मेरी हर कमी को दूर करते हुए मेरे जज़्बात को मुकम्मल कर दिया। फ़हद के साथ मैंने पहली बार ज़िंदगी के हर रंग को, हर खुशी को महसूस किया था। उसने मेरी हर छोटी-बड़ी ज़रूरत का ख़्याल रखा था। वो जानता था कि मैं अपनी नौकरी से बहुत थक चुकी हूँ, इसलिए फ़हद ने मुझसे नौकरी का बोझ उतरवा दिया था। उसकी अपनी नौकरी बहुत अच्छी थी, वही मेरा खर्चा उठाता था और मैंने उसका सारा घर सँभाल लिया था। हम दोनों के दरमियान ऐसी मोहब्बत थी कि धीरे-धीरे लोग उस मोहब्बत की मिसालें देने लगे थे। मेरी शादीशुदा बहनों को जब पता चला कि मैंने 24-25 साल के लड़के से शादी कर ली है, तो वो मुझसे लड़ने के लिए चली आईं कि मेरी वजह से उनकी बदनामी हो रही है। जबकि हकीकत बात ये थी कि मेरे नौकरी छोड़ने की वजह से वो पैसे जो वो अक्सर मुझसे ले जाया करती थी, वो बंद होने वाले थे। उनकी शादीशुदा होने के बावजूद मैं उनकी बहुत सी ज़रूरियात को अभी भी पूरा कर रही थी। वो जानती थी कि अब मेरी शादी हो गई है और मैं उनकी वो ज़रूरियात अब पूरी नहीं कर सकूँगी। इसलिए वो इस बात पर मुझे ताने दे रही थी और इस बात का मुझे अफ़सोस भी था कि जिन बहनों के लिए मैंने अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान की, वही बहनें मेरी खुशी पर खुश नहीं थीं। लेकिन फ़हद का साथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अहम था। मैं जान गई थी कि मोहब्बत में उम्र का फ़र्क वाक़ई ही कुछ नहीं होता। अगर जज़्बात सच्चे हों, तो कभी-कभी हम जैसे लोग जो अपने रिश्ते निभाने के लिए सारी ज़िंदगी कुर्बानियाँ देते हैं, हमारी वही रिश्ते हमारी कदर नहीं करते। इसलिए जब कोई कदर करने वाला मिल रहा हो, तो हाथ बढ़ाकर उसे थाम लेना चाहिए। मैंने भी यही किया था। सही या गलत, इसका फ़ैसला आप लोग करें।